हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आप सभी के यूपी पुलिस एग्जाम 2026 की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चली होगी। तो साथियों, जैसा कि आज 1 मार्च हो चुका है, यानी हमारे पास केवल 3 महीने का समय बाकी है। ये मार्च का महीना पूरा महीना बाकी है, अप्रैल का महीना पूरा महीना बाकी है और मई का महीना पूरा महीना बाकी है। और उसके बाद हमारा पेपर तो 8 जून को, 9 जून को और 10 जून को तो स्टार्ट ही होने वाला है। यानी यही 3 महीना हमारे पास होने वाले हैं केवल 2 घंटे के लिए, क्योंकि यूपी पुलिस 2026 का पेपर केवल 2 घंटे में समाप्त हो जाएगा। ये 90 दिन आपको पूरी तरीके से तैयार करना है केवल 2 घंटे के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि आपको कितना प्रिपेयर करना है। यदि आप सभी का भी टारगेट है कि इस 2026 में अपने सीने पे हम वर्दी लें, तो भाई आपको खूब मेहनत करने की आवश्यकता है। जीके, हिंदी, मैथ और रीजनिंग में प्लस यूपी जीके साथ में। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग दमदार पेपर वाले प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि पूरे 80 प्रश्न इस क्लास में डिस्कस करेंगे आज 1 मार्च के क्लास में। और आप सभी टारगेट रखिए कम से कम 65 सवाल इस क्लास आप सही करिए। ऐसे प्रश्न से सिलेक्शन आप सभी का होगा। जो भी दिन पर दिन हम अपनी क्लास ले रहे हैं, सारे क्वेश्चन बिल्कुल बेस्ट लेवल के हो रही है। तो साथियों, आपको पूरा क्लास देखना है, पूरा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। और आज से आपको डेली क्लास का पीडीएफ अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी मिलेगा और वहाँ पे आप सभी का टेस्ट भी होगा, क्योंकि हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है भाई। यदि आप सभी का सपना है कि इस बार हमें एक सीट लेनी है और अपने शिफ्ट में बहुत अच्छा स्कोर करना और अपने शिफ्ट में सबसे ज़्यादा नंबर लेना है, तो दोस्त मेरे आपको खूब मेहनत करने की आवश्यकता है। तो यहाँ से हम आपके लिए तैयार है भाई। बस आपको अपनी प्रिपेयर अच्छी तरीके से रखना है। जो भी डेली क्लास में क्वेश्चन होगा उसको तैयार करना है। और अलग से हम आपको टेलीग्राम ग्रुप में अलग लेवल का एक पीडीएफ प्रोवाइड करते रहेंगे, उसको भी आपको टेस्ट के रूप में देखना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना टेलीग्राम ग्रुप है, वहां जाकर आप ज्वाइन करिए सभी लोग। ओके, डेली क्लास जैसे आपकी सुबह 11 बजे समाप्त होगी, जितने भी मिनट की क्लास होगी, उसके बाद 10 से 15 मिनट बाद आपको इस क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी वहाँ पे विथ आंसर के साथ। तो आपको वहाँ से फ्री में डाउनलोड करना है। लास्ट में कैसे बताएंगे आप कैसे डाउनलोड करेंगे। ओके दोस्त मेरे, तो चलिए इस क्लास को पहले शुरू करते हैं। और हर एक प्रश्न का उत्तर आप खुद से करिएगा, क्योंकि जो आपका पेपर आगामी 8 से लेकर 10 जून में होने वाला है, उसमें एक भी माइनस मार्किंग नहीं रहेगा एक भी क्वेश्चन पे। इसका मतलब क्या, पूरे 80 प्रश्न का उत्तर खुद से करेंगे। इससे क्या होगा कि आपकी तैयारी आपको खुद मालूम चलेगी और आपकी तैयारी और भी बेहतरीन होगी। ओके, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। लास्ट में आप लोग अपना स्कोर बताइएगा कि आप सभी का आज की सेशन से कितना स्कोर बना। ओके, तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत का सबसे पुराना अनुसंधान रिएक्टर कौन सा है? भारत का सबसे पुराना अनुसंधान रिएक्टर इनमें से कौन सा है? बताएंगे आप सभी। कामिनी है, सर्कस है, ध्रुव है या अप्सरा है? भारत का सबसे पुराना अनुसंधान रिएक्टर की बात करेंगे तो अप्सरा है। पहले का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 2 को। कानपुर शहर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कानपुर शहर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो नाना साहिब ने किया था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 को। द मैन हु न्यू इन्फिनिटी किस भारतीय गणितज्ञ की यह जीवनी है? द मैन हु न्यू इन्फिनिटी किस भारतीय गणितज्ञ की यह जीवनी है? तो श्रीनिवास रामानुजन की है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करेंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 4 को। अमृतसर संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? अमृतसर संधि पर हस्ताक्षर किस वर्ष में किए गए थे? तो वर्ष 1809 में किए गए थे। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 को। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा सबसे लंबी है? किस राज्य में भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात राज्य की है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करेंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 6 को। आगा खान कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? बताएंगे आप सभी। आगा खान कप किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी खेल से संबंधित है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 को। निम्नलिखित विकल्पों में से उस नदी का चयन कीजिए जिसे विश्व की सबसे छोटी नदी कहा जाता है। इन विकल्पों में से सबसे छोटी नदी है, तो उसी नदी को आपको बताना है। चयन करिए जिसे विश्व की सबसे छोटी नदी कहा जाता है, वो कौन सी नदी है?
तो रो नदी है। डी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को हल करेंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 को। वाणिज्य की दृष्टि से विश्व का सबसे व्यस्त महासागर कौन सा है? वाणिज्य की दृष्टि से विश्व का सबसे व्यस्त महासागर इनमें से कौन सा है? तो अटलांटिक महासागर है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिएगा क्वेश्चन नंबर 9 को। निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम में पौंडीचेरी को भारतीय संघ में शामिल किया गया था? किस संशोधन अधिनियम में पौंडीचेरी को भारतीय संघ में शामिल किया गया था? तो जो 14वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1962 में हुआ था, इस अधिनियम में पौंडीचेरी को भारतीय संघ में शामिल किया गया था। तो ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को हल करेंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 को। निम्नलिखित में से किसे लाल नदी और नीली वादियों की भूमि के रूप में जाना जाता है? किसे लाल नदी और नीली वादियों की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो असम राज्य को। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिएगा। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी को ये तो देखिए 10 टेस्ट सीरीज लगा लेना है भाई। इसमें आप सभी को पूरे 1500 क्वेश्चन नए मिलेंगे। इसके अलावा हम आप सभी को जीके यूपी जीके जीके हिंदी मैथ रीजनिंग प्लस करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे। लगभग मेरे दोस्त ये पेपर में छपने वाला प्रश्न होगा जो कि 6000 से लेकर टोटल 7000 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। पीडीएफ के लिए मेरे दोस्त व्हाट्सएप करें, इस नंबर पे आप सभी को मैसेज करना है। जैसे मैसेज करेंगे टीम आपसे तुरंत कांटेक्ट करेगी, आगे का प्रोसेस बता देगी। मुश्किल से 1 से 2 मिनट का समय लगेगा, आपको पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। पहले तो आप सभी को ये टोटल नए 1500 क्वेश्चन का टेस्ट लगाना है। एक टेस्ट में आपको पूरे 150 क्वेश्चन मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा हम आप सभी को अलग से जीके यूपी जीके हिंदी मैथ रीजनिंग करंट अफेयर के डिटेल सोल्यूशन के साथ क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे, उसको आपको तैयार करना है। ओके, यदि आप भाई यूपीएसआई की भी तैयारी करें तो इसको पढ़ सकते ले सकते हैं आप लोग, जो कि 14 और 15 मार्च को होने वाला है मात्र भाई। लेकिन आप सभी को 50 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। 50 रुपीज़ इसके लिए आपको पे भी करना पड़ेगा, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 11। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर के बीच से होकर गुजरती है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर के बीच से होकर ये गुजरती है? तो प्रशांत महासागर के बीच से होकर गुजरती है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 12 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने निम्नलिखित में से किस गोलमेज सम्मेलन भाग लिया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन भाग लिया था जिसमें महात्मा गांधी जी ने भी पार्टिसिपेट किया था? दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 13 को। संत कबीरदास की वाणी पद का संग्रह क्या कहलाता है? संत कबीरदास की वाणी पद का संग्रह क्या कहलाता है? तो बीजक कहलाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 14 को। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करेंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 15 को। ऋग्वेद को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है? तो साथियों ऋग्वेद को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है बताएंगे आप सभी। तो पूरे 10 मंडलों में ऋग्वेद को विभाजित किया गया है, जो कि ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को हल करेंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 16 को। भारत के पश्चिमी तट पर कौन सी झील स्थित है? भारत के पश्चिमी तट पर कौन सी झील स्थित है? तो अष्टमुडी झील स्थित है भारत के पश्चिमी तट पर। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 17। महंगाई के कारण क्या होते हैं भाई? महंगाई के कारण कौन कौन से होते हैं? तो वस्तुओं के दाम बढ़ जाते हैं और पैसे का मूल्य गिर जाते हैं, तो इसके कारण महंगाई कारण होता है, यानी डी ऑप्शन होगा। ऊपर का ए और बी आपका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 18 को। स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने किस शहर में ब्रिटिश पुलिस द्वारा घेर लिए जाने पर स्वयं को गोली मार ली थी? स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद जी ने किस शहर में ब्रिटिश पुलिस द्वारा घेर लिए जाने पर स्वयं को एक गोली मार ली थी? तो आप सभी को मालूम होगा, यदि आप इलाहाबाद में रहते तो आप जानते हैं, आजाद पार्क के नाम से काफ़ी फेमस है, वहाँ पे इनकी मूर्ति भी बनी हुई है। तो इस सवाल का सी ऑप्शन परफेक्ट आंसर है। प्रयागराज की स्टूडेंट अच्छी तरीके से जानते होंगे भाई। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करेंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या बनेगा? निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स समूह का सदस्य नहीं है? इनमें से ऐसा कौन सा देश है जो कि ब्रिक्स समूह का सदस्य नहीं है? जैसे देखिए ब्राजील है, रूस है,
चाइना है, एक आपका दक्षिण कोरिया नहीं है, तो इंडिया भी इसमें शामिल है। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, ध्यान रखिएगा आप लोग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करेंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 20 को। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय जो सबसे अधिक है? तो वो गोवा राज्य में है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 21 को। रिहंद नदी घाटी परियोजना किस राज्य में है? रिहंद नदी घाटी परियोजना किस राज्य में है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य में है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 22 को। मजदूरी संदाय अधिनियम 1936 के तहत एक वेतन अवधि में एक कर्मचारी पर कितना जुर्माना लगाया जा सकता है? मजदूरी संदाय अधिनियम 1936 के तहत एक वेतन अवधि में एक कर्मचारी पर कितना जुर्माना लगाया जा सकता है? तो केवल 3% मजदूरी पर उन्हें जुर्माना लगाया जाता है। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 23 को। 1742 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल के रूप में किसकी नियुक्ति ने भारत में एंग्लो फ्रांसीसी संघर्ष की शुरुआत देखी थी? 1742 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्ति ने भारत में एंग्लो फ्रांसीसी संघर्ष की शुरुआती देखी थी? तो जोसेफ फ्रेंकोइस डुप्लेक्स की नियुक्ति ने। तो इस सवाल का सी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 24 को। भारत में खेल प्रशिक्षकों के लिए सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? भारत में खेल प्रशिक्षकों के लिए सर्वोच्च पुरस्कार इनमें से कौन सा है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार है। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त में एक सवाल का राइट आंसर बताइए, द्रोणाचार्य पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष में हुआ था? बताइए, ये सवाल आपके लिए होमवर्क रहेगा। आप सभी को बताना है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष से स्टार्ट हुई थी, कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 25 को। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 26 को। ऐतिहासिक लखनऊ समझौता पर हस्ताक्षर किस वर्ष में किए गए थे? ऐतिहासिक लखनऊ समझौता पर हस्ताक्षर किस वर्ष में किए गए थे? वर्ष 1916 में किए गए। ऑप्शन बी सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 27 को। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले खनिज मैग्नेटाइट का प्राथमिक घटक है? कौन सा पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले खनिज मैग्नेटाइट का प्राथमिक घटक है? तो आयरन ऑक्साइड है। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 28 को। निम्नलिखित में से कौन एक भ्रंशोत्थ पर्वत है? बताएंगे आप सभी। इनमें से कौन एक भ्रंशोत्थ पर्वत है? बताएंगे आप सभी। तो भाई सतपुड़ा एक भ्रंशोत्थ पर्वत है, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 29 को। वेनसांग द्वारा अपनी यात्रा में वर्णित गोपीसाड़ का वर्तमान नाम क्या है? वेनसांग द्वारा अपनी यात्रा में वर्णित गोपीसाड़ का वर्तमान नाम क्या है? तो काशीपुर है। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 30 को। निम्नलिखित में से किस वर्ष में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित किया था? महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित किया था, जो कि वर्ष 1922 में। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 31। किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है? किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को भारत का बिस्मार्क भी कहते हैं? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 32। साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना कोलकाता में किसके द्वारा की गई थी? साधारण की बात करें, ब्रह्म समाज की स्थापना कोलकाता में किसके द्वारा की गई? आनंद मोहन बोस के द्वारा की गई थी। सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 33 को। सुगम भारत अभियान किससे संबंधित है? सुगम भारत अभियान किससे संबंधित है? ये दिव्यांग व्यक्तियां से संबंधित है। ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 34 को।
क्षत्रप किस वंश के शासक थे जिन्होंने पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों पर शासन किया था? क्षत्रप किस वंश के शासक थे जिन्होंने पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों पर शासन किए? तो वो किस वंश के शासक थे? शक वंश के शासक थे। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को हल करेंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 35 को। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है? तो साथियों 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में लिंगानुपात जो कि सबसे कम है? तो हरियाणा राज्य में सबसे कम है। ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 36 को। पुलिस, राजकीय, रेलवे पुलिस व ग्रामीण पुलिस सहित विषय किससे संबंधित है? तो साथियों पुलिस, राजकीय, रेलवे पुलिस व ग्रामीण पुलिस सहित विषय ये किससे संबंधित हैं? तो ये राज्य सूची से संबंधित है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए भाई, नोटिफिकेशन को ऑन करिए, क्योंकि हमारा 3 महीने का टारगेट बहुत पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। डेली क्लास करनी है, आप सभी को एक एक क्वेश्चन कंप्लीट करना है। ओके, याद रखिएगा हम आपको अलग से भाई हिंदी का पूरे 100 प्रैक्टिस सेट करवाने वाले हैं और जीके का अलग से 100 प्रैक्टिस करवाने वाले, उसमें आपका हिंदी साहित्य पूरा कंप्लीट रहेगा। तो दोस्त मेरे आपको कंप्लीट करना है टॉपिक वाइज अलग से, जो कि आपके यूपी पुलिस में एक एक क्वेश्चन जो टॉपिक्स हमेशा आते हैं वो टॉपिक को भी कवर करना है हमें। तो डेली क्लास करनी, चैनल को आपको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करना है। ओजोन छिद्र क्या है? तो ओजोन परत का विनाश है। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन मैं नास्तिक क्यों हूं पुस्तक से संबंधित है? यानी मैं नास्तिक क्यों हूं पुस्तक से संबंधित में से कौन है? आप सभी बताएंगे तो भगत सिंह जी हैं। तो इस सवाल का मेरे दोस्त सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को हल करेंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 39 को। शाहजहां की बेटी किसने नई राजधानी शाहजहांबाद यानी दिल्ली की कई स्थापत्य परियोजनाओं में भाग लिया था? शाहजहां की बेटी कौन थी जिसने भाई नई राजधानी शाहजहांबाद यानी दिल्ली की कई स्थापत्य परियोजनाओं में भाग लिया था? तो जहां आरा थी। सी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करेंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 40 को। निम्नलिखित में से किसने 185 ईसा पूर्व में मौर्य वंश का अंत किया था? तो साथियों किसने 185 ईसा पूर्व में मौर्य वंश का अंत कर दिया था? वो कौन था? तो पुष्यमित्र शुंग था। सी ऑप्शन पुष्यमित्र शुंग परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 41 को। मोहम्मद गौरी ने 1911 में तबर हिंद यानी भटिंडा पर हमला किया जो कि किसके लिए एक राजनीतिक बिंदु था? मोहम्मद गौरी ने 1911 में तबर हिंद यानी भटिंडा पर हमला किया जो कि किसके लिए एक राजनीतिक बिंदु था? वो तो पृथ्वीराज चौहान के लिए एक रणनीतिक बिंदु था। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी मेरे दोस्त यहाँ पे रणनीतिक लिखा था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 42 को। भारतीय संसद के अंग कौन कौन से होते हैं? एक लोकसभा होते हैं, राज्यसभा यानी दोनों सदन होते हैं, और एक राष्ट्रपति होते हैं, यानी उपरोक्त सभी हो जाएंगे। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 43। बजट का एक साधन क्या है भाई? बजट का एक साधन बताएंगे कौन सा इनमें से? तो सरकार की राजकोषीय नीति बजट का एक साधन होता है। सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर, यहाँ से आप सभी का क्वेश्चन नंबर 44 क्या याद रखा है? इस सवाल का राइट आंसर बताइए क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर। द्वितीय विश्व युद्ध को समाप्त करने वाली संधि कौन सी थी? जो दूसरी विश्व युद्ध हुआ था इसको समाप्त करने वाली संधि इनमें से कौन सी है? बताएंगे आप सभी। तो पेरिस शांति संधिया थी द्वितीय विश्व युद्ध को समाप्त करने वाली संधि। सी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करेंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर क्या बनेगा देखेंगे। आधुनिक चीन का संस्थापक किसे माना जाता है? आधुनिक चीन का संस्थापक किसे माना जाता है? तो सुन यात सेन को माना जाता है। डी ऑप्शन जो कि बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 46 को। अंगूर की खेती को क्या नाम दिया गया है? अंगूर की खेती को क्या नाम दिया गया है? हल करिए। तो विटिकल्चर दिया गया है। सी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर क्या बनेगा? संस्कृत व्याकरण का विकास पाणिनि के साथ शुरू हुआ, उनकी पुस्तक का नाम क्या है? संस्कृत व्याकरण का विकास पाणिनि के साथ शुरू हुआ,
उनकी पुस्तक का नाम क्या है? तो अष्टाध्यायी है, जो कि ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 48 को। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक वस्तु के श्रेणी में नहीं आता है? यानी सार्वजनिक वस्तु की श्रेणी में कौन नहीं आता है? जैसे सरकारी प्रशासन, ये सार्वजनिक वस्तु की श्रेणी में आता है। राष्ट्रीय सुरक्षा भी आता है, सड़कें भी आती है, लेकिन खाद्य जो पदार्थ होता है, क्या ये सार्वजनिक वस्तु की श्रेणी में आता है? नहीं आता है। तो बी ऑप्शन इस सॉल्व का राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 49 को हल करिए। द्रवित मैग्मा ठंडा होने और ठोस होने पर निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान बनती है? द्रवित मैग्मा ठंडा होने और ठोस होने पर कौन सी चट्टान बनती है? तो आग्नेय चट्टान बनती है। डी ऑप्शन इस सॉल्व का राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 50 को। स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की रचना की, ठीक है भाई। वे आर्य समाज के संस्थापक है, ठीक है सर जी। उनका जन्म स्थान गुजरात था, ठीक है। वे ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, ब्रह्म समाज के संस्थापक तो राजा राम मोहन राय जी थे। स्वामी दयानंद सरस्वती कहाँ थे? तो इस सवाल का डी ऑप्शन, यही कथन गलत है भाई, डी ऑप्शन, क्योंकि ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय जी थे, न कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे। ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसने इक्ता प्रणाली को समाप्त कर दिया था? तो साथियों इनमें से किसने इक्ता प्रणाली को समाप्त कर दिया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ता प्रणाली को समाप्त कर दिया था। बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 52। पंचायती राज व्यवस्था भारत के संविधान के निम्नलिखित सूचियों में शामिल है। पंचायती राज व्यवस्था भारत के संविधान की किस सूचियों में शामिल है? तो ये राज्य सूची में शामिल है। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल को हल करिए क्वेश्चन नंबर 53 को। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों में तलवारबाजी स्पर्धा में किस राज्य ने रजत पदक जीता? उत्तराखंड में जो 38वां राष्ट्रीय खेल हुआ था 2025 में, इसमें तलवारबाजी स्पर्धा में किस राज्य ने रजत पदक जीता था? तो बिहार राज्य ने रजत पदक जीते थे तलवारबाजी स्पर्धा में। तो ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 54। किस स्थान पर लोकमान्य तिलक ने राजद्रोह के आरोप में सजा के लिए 6 साल की जेल की सजा काटी थी? किस स्थान पर लोकमान्य तिलक ने राजद्रोह के आरोप में सजा के लिए 6 साल की जेल की सजा काटी थी? कहां पर भाई? मांडले जेल वर्मा में। तो डी ऑप्शन मांडले जेल वर्मा आपका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 55। तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन कहां हुआ था? तीसरी बौद्ध परिषद का आयोजन कहां पर हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 56। दिबांग नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो साथियों दिबांग नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है जो दिबांग नदी है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 57। भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहां भूकंपन आरंभ होता है क्या कहलाता है? भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहां पर भूकंपन आरंभ होता है क्या कहलाता है? तो उद्गम केंद्र कहलाता है। ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित में से संबंध बोधक सर्वनाम इनमें से कौन सा है? बताइए, हिंदी का सवाल है। संबंध बोधक सर्वनाम इनमें से कौन सा है? कुछ, कौन, जो एक संबंध बोधक सर्वनाम है। तो सी ऑप्शन परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 59 को। माला चित्र बनाती है, वाक्य में वाच्य किस प्रकार का है? माला चित्र बनाती है तो इसमें कर्तृवाच्य है। ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 60 को। संजय बहुत देर से टहल रहा है, इसमें कौन सी क्रिया है? संजय बहुत देर से टहल रहा है, इसमें कौन सी क्रिया है? तो इसमें अकर्मक क्रिया है। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर। दोस्त मेरे लास्ट में अपना स्कोर करिएगा 80 प्रश्न में से, ठीक है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 61 को। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? हिंदी खड़ी बोली का पहला महाकाव्य इनमें से कौन सा है? तो प्रिय प्रवास है हिंदी खड़ी बोली का पहला महाकाव्य। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 62। मुझे चांद चाहिए किस विधा की कृति है? मुझे चांद चाहिए किस विधा की कृति है? तो ये उपन्यास की कृति है। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करेंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 63 को। आषाढ़ का एक दिन नामक नाटक रचिता कौन है? आषाढ़ का एक दिन नामक नाटक रचिता इनमें से कौन है? तो मोहन राकेश जी हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 64। राग दरबारी नामक उपन्यास के लेखक कौन है? राग दरबारी नामक उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है? तो श्रीलाल शुक्ल जी हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करेंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 65 को। चरण कमल बंदो हरिराई इसमें कौन सा अलंकार है? चरण कमल बंदो हरिराई इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें रूपक अलंकार है। सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करेंगे क्वेश्चन नंबर 66 को। अत्याचार शब्द में कौन सी संधि है? अत्याचार शब्द में कौन सी संधि है? तो इसमें यड़ संधि है भाई। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 67 को। सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस बोली से माना गया है? सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस बोली से माना गया है? तो भाई ब्राचड़ बोली से माना गया है। ऑप्शन ए ब्राचड़ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए। इनमें से कौन से युग्म अघोष ध्वनि है? तो साथियों इनमें से कौन से युग्म अघोष ध्वनि है? एक प है, एक फ है, एक अघोष ध्वनि होते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 69 को। अशोक ने पत्र पढ़ा इस वाक्य में कौन सा कारक है? अशोक ने पत्र पढ़ा इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसमें कर्ता कारक है। ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए भाई क्वेश्चन नंबर 70 को। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो साथियों इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? जरा बताएंगे आप लोग। तो खटमल एक पुल्लिंग है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 71 को। कविता का बहुवचन बताइए। कविता का बहुवचन कविताएं होगा, जो कि बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएगा। मात्रा भी ध्यान रखिएगा, इसमें देखिए मात्रा नहीं है, बी ऑप्शन मात्रा है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 72। इनमें से कौन सा पश्च स्वर है? तो साथियों इनमें से कौन सा पश्च स्वर है? आ एक आपका पश्च स्वर होता है। ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 73। हर्ष शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? हर्ष यानी विषाद हो जाएगा उल्टा इसका। तो ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 74 को। जो समाचार भेजता हो इसके लिए एक शब्द क्या होगा? जो समाचार भेजता हो इसके लिए एक शब्द क्या बनेगा? संवाददाता उसे बोलेंगे, जो समाचार भेजता हो। ऑप्शन है परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करेंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 75 को। निम्नलिखित में से कौन देशज शब्द है? तो साथियों इनमें से देशज शब्द कौन सा है? तो खिड़की एक देशज शब्द है। ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। अगला सवाल कॉल करेंगे क्वेश्चन नंबर 76। इनमें एक मोक्ष का पर्यायवाची शब्द बताइए। मोक्ष यानी निर्वाण। ऑप्शन है परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 77। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राजभाषा आयोग के पहले अध्यक्ष इनमें से कौन थे? तो बाल गंगाधर खेर थे। सी ऑप्शन बाल गंगाधर खेर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 78 को। साधु आ रहे हैं वाक्य में साधु का वचन निर्धारित कीजिए। साधु आ रहे हैं वाक्य में साधु का वचन निर्धारित कीजिए। एक वचन या बहुवचन? तो सर ये बहुवचन है। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 79। आकृति शब्द का समभिन्नार्थक क्या होगा? आकृति शब्द का समभिन्नार्थक क्या बनेगा? तो बनावट हो जाएगा। ऑप्शन है परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त मेरे लास्ट सवाल आज के इस सेशन का हल करते हैं। इनमें से हार की जीत कहानी के कहानीकार कौन है? इनमें से हार की जीत कहानी के कहानीकार कौन है? तो सुदर्शन जी हैं। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों ये फाइनली 80 सवाल कंप्लीट हो गया। तो बताइए कि आज 1 मार्च के सेशन से आप सभी कितना स्कोर बना? तो साथियों उम्मीद करूंगा आपको हर एक प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। यदि आपको किसी भी प्रश्न पे डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। डाउट लग रहा बिल्कुल भी नहीं चलेंगे मेरे दोस्त। ओके, डेली क्लास करेंगे, सारे क्वेश्चन को तैयार करेंगे अच्छी तरीके से। इसी प्रकार डेली सुबह 11 बजे आप सभी बीच के क्लास आएगी, नोटिफिकेशन को आप ऑन कर लेंगे। ओके, और यहाँ से टेलीग्राम दिया गया लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, टारगेट विथ विवेक के नाम से, या टेलीग्राम ग्रुप में आप सर्च भी कर लेंगे टारगेट विथ विवेक के नाम से। तो वहाँ से आपको मेरा तिरंगे का लोगो लगा है, उस पर आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है मेरे दोस्त, अब वहाँ भी अपनी तैयारी हम लोग शानदार तरीके से करने वाले हैं।
तो चलिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, और डेली क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। ठीक है, आप सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।